नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम मंजिल में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हैं और किस तरह से वे सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी को अपना करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, इस पर बातचीत भी करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं IBPS PO परीक्षा को, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज की हमारी करियर एक्सपर्ट हैं राहिला जैदी जी। राहिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आज हम IBPS PO परीक्षा के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम परीक्षा की तैयारी की जो प्रक्रिया है वो आपसे जानना चाहेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है, मोड ऑफ एग्जाम किस तरह से होता है और इसमें एज लिमिट क्या रहती है। इसके लिए सबसे पहले जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, कौन बच्चा IBPS के थ्रू अपना करियर बनाता है, कौन एलिजिबल होता है, तो ये है सबसे पहले। जो बच्चा 10वीं कर लेगा, जो 12वीं कर लेगा, उसके बाद बच्चे को ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद ही वो बैंकिंग के IBPS PO का एग्ज़ाम दे सकता है। तो कहने का मतलब है जो बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है वो IBPS के लिए एलिजिबल हो जाता है। IBPS जो है वो 2 तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। IBPS PO जिसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा क्लरिकल और अदर एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराता है। जी। तो इसमें IBPS का जो PO का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एज की बताना चाहूँगी कि कौन से बच्चे, एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। एज के बारे में बात करते हैं तो 20 साल से 30 साल तक का बच्चा जो होता है, 20 साल से 30 साल का जो बच्चा होता है वो इसके लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा तो सरकार हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। रिजर्वेशन में जैसे मैं बात करूं OBC का और अदर एक्स सर्विसमैन का है, तो उनका अपना एज रिलैक्स, SC ST का उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अभ्यर्थियों को सुविधा अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन की, जैसे कि आप बात कर रही हैं, वो मिलते रहते हैं। वो एज रिलैक्सेशन इस परीक्षा के जो विभिन्न चरण हैं, इस पर अब हम बातचीत करेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स है, मेन एग्जाम होता है, उसके बाद में इंटरव्यू है, उसके बाद में तब सिलेक्शन जो प्रक्रिया ये पूरी होती है और तब जाकर के कोई PO का एग्जाम पास करके PO बन जाता है बैंक में। ये बहुत ही ज्यादा ये प्रतिष्ठित सेवा है। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके राहिला इस पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है IBPS PO में कैसे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको जो प्रॉपर तरीका है वो 3 पैटर्न में, 3 चरणों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का चरण होता है वो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस पे जाते हैं, फिर हम इंटरव्यू पे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो प्रीलिम्स की है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी सब आपको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रीलिम्स में, तो ये इसमें ऐसा होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो IBPS करने के लिए, PO बनने के लिए है, आपको जो सब्जेक्ट कवर अप करने पड़ते हैं एग्जाम्स में, जो सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है वो होता है मैथ्स, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड होता है रीजनिंग, थर्ड होता है इंग्लिश और चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। तो प्रीलिम्स और मेन में डिफरेंस ये होता है कि जब आपका प्रिलिमिनरी स्टेज होता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आती है। जनरल अवेयरनेस नहीं आता। जनरल अवेयरनेस हमारा मेंस में आता है। बच्चों को एक बार बताना चाहूँगी मैं कि जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है। तो इसमें हम पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि बैंक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको करंट अफेयर्स, हर एग्ज़ाम का जो बेस है वो अब करंट अफेयर्स पे है, तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स जो है वो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके बनाया जाता है ये पेपर। लेकिन ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। एक चीज़ बता दूं कि प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं आता तो बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल निगलेक्ट करके चलते हैं। तो वो बच्चों को नहीं करना चाहिए। बच्चे तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की तो सब्जेक्ट कवर होंगे इंग्लिश, मैथ्स और साथ में रीजनिंग, और इसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है और ये पेपर सिर्फ 1 घंटे का होता है।
तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि 100 क्वेश्चन है और 1 घंटे का पेपर है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप मेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों को जो स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स और मेंस की, वो हिसाब से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीए जो है वो मेंस में आने वाली है तो हम उसको अभी प्रीलिम्स के उसमें बिल्कुल नहीं टच करेंगे, क्योंकि जो पेपर का आपका डिफरेंस है, जो टाइम पीरियड है, वो कम ही गैप रहता है। तो बच्चे को साथ में प्रीलिम्स और मेंस लेकर चलना है और जीए भी साथ में ही कवर अप करनी है जी। मेंस में मैं बात करती हूँ तो जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं तो मेंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का पेपर होता है और साथ में मेंस में आपका रिटन एग्ज़ाम भी होता है जो कि आपका डिटेल्ड होता है। मैं मेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक आपका एमसीक्यू लेवल यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आप सिर्फ टिक करते हैं, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये मेंस में एक चैलेंज होता है। प्रीलिम्स में सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, 100 नंबर 60 मिनट की यानी कि 1 घंटे। मेंस में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं। इसमें 200 नंबर का आपका क्या आता है, एमसीक्यू आएगा, और उसके बाद 25 नंबर का जो आता है वो आपका जाता है डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में आपका लिखने के लिए आता है ऐसे और लेटर राइटिंग। तो अब ऐसे में अब ऐसा नहीं कि बच्चे को पेपर और पेन मिलेगा उसमें करना पड़ेगा, नहीं, वो भी आपका टाइपिंग के उसमें टाइपिंग इंग्लिश कंप्यूटर में ही होती है इसकी टाइपिंग। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है वो क्वालिफाइंग है। बाकी जो आपका इसमें मेंस में वो रहता है वो आपका क्वालिफाइंग नहीं होता, वो आपका कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है बच्चे को जी। और हर साल ही कट ऑफ अलग अलग जाती है जी। तो इसके साथ ही कहना ये हो जाएगा, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें दक्षता अत्यंत आवश्यक है जिससे वो टाइप कर सके। जैसा कि आपने बात की है कि लेटर राइटिंग उसमें होता है और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो रिटन नहीं होता बल्कि उसे टाइप कर कंप्यूटर पे ही ये देना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली कंप्यूटर आजकल के समय में आपको पता है कितना ज़्यादा उपयोगी है और हर जगह हर फील्ड में कंप्यूटर को हमने एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो कंप्यूटर ने ज़्यादातर सभी चीज़ को रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए भी हम एग्ज़ाम का जो चयन होता है हम इस हिसाब से करते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको मेंस के सब्जेक्ट बताए थे तो इसमें इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस में साथ में कंप्यूटर्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी थ्योरी में ये भी आपका पूछ लेता है एग्जाम जी। क्या कोई विशेष अध्ययन सामग्री है राहिला इसके लिए, जो स्टडी मटेरियल है, जिससे हम बैंक पीओ की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके और जो हमारा सिलेक्शन रेट है वो बढ़ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए? जी देखिए, जो इसमें किसी भी एग्ज़ाम किसी भी तैयारी की जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बात ज़रूरी होती है वो आपका स्टडी मटेरियल। और इस पे मैं बच्चों को ज़रूर फोकस करवाना चाहूँगी कि आजकल का बच्चा क्या करता है कि यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान देता है जहाँ की इसमें रिवीजन और पढ़ने में प्रॉपर तरीके से। जैसे उसका ये कि 4, 5, 6 किताबें नहीं इनफ हैं, 10 किताबें ले लूँ, याली भी उठा लूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अलग अलग किताबें अवेलेबल होती हैं और एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आजकल काफ़ी प्रचार वगैरह हो रहा है किताबों का। तो बच्चे सोचे नहीं यही नई किताब मार्केट में आई, ये ले लें, ये ले लें। नहीं, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हो। लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ द मेन थिंग सर, कि बच्चे को ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो और उसका मैक्सिमम रिवीजन हो। तो किताबें सर वही रहती हैं आपकी कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स की कुछ बुक्स हैं आपकी, और ये बैंकिंग से रिलेटेड ही होती हैं। तो ये बच्चा अभी मार्केट में जाता है, आजकल बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं कि वो किताब ख़राब है, वो पब्लिशन की अच्छी है, नहीं, पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं। बच्चा उसको अपने जो भी इनके गाइडेंस वगैरह हैं, जो भी इनको गाइड करते हैं, उनके थ्रू ये ले सकते हैं किताबें, और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, उसके थ्रू तैयारी करें। जी राहिला, आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी इस पर दी है कि किताबें बहुत सारी हैं, राइटर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडिशन मार्केट में है, लेकिन उसमें ये देख लें कि सेलेक्ट करके पढ़ें, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छी किताब ले लें, उसका बार बार रिवीजन करें, और जब आप उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आप उसमें पूर्ण रूप से आप निपुण हो जाएंगे, उसका प्रैक्टिस आपको हो जाएगी और एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि 10 किताबें पढ़ने से आप बार बार इधर उधर, फिर आप 20 किताबें पढ़ेंगे, एक किताब पढ़िए और उसको 15-20 बार आप रिवाइज करिए, वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जी सर, आपने जैसे कि बताया कि प्रीलिम्स और मेन
जो टाइम ड्यूरेशन की बात है, 1 घंटे का जो समय आप बता रही हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेन में कितना समय लगता है इसमें मेन एग्जाम को देने के लिए? एक डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स में जैसे मैंने बोला 1 घंटे का समय होता है, मेंस का आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है जी। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो प्रीलिम्स है उसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, और मेंस में आपकी स्पीड जनरली से ज़्यादा नॉलेज मैटर करेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो आराम से 2-2.5 घंटे का पेपर होता है सर। तो इसमें ये हम लोग को ध्यान देना है कि उसमें आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। प्रीलिम्स में आपको स्पीड पे फोकस करना होता है, उसमें नॉलेज का रहता ही है। साथ में से मैं बोला मैथ्स में बच्चे अक्सर घबराते हैं कि मैथ्स में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कई बच्चे इसको ऑप्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि इस पर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होता है। तो मैथ्स में आपको ध्यान देना है कि मैथ्स इतनी टफ नहीं होती है, सिर्फ 10th लेवल तक ही होती है जी। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे 11th-12th में आर्ट साइड से हैं, आर्ट्स का मतलब उनके पास हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने कई बार होता है ग्रेजुएशन करके बच्चे वो कहते हैं हमने तो उसके बाद मैथ्स देखी नहीं है आज तक, वो बच्चे भी बैंकिंग, पीओ का या अदर बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकता है जो आपका कॉमर्स साइड्स का बच्चा होता है, तो ये चीज़ नहीं, या साइंस साइड का बीटेक वाला बच्चा दे सकता है, नहीं, कोई भी ये बच्चा जो है, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बता दी थी, वो बच्चा आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकता है। और इसमें फोकस रहना है आपको किस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जी, टाइम मैनेजमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि किस तरह से हम समय प्रबंधन करें। खासतौर से टाइम मैनेजमेंट करने की अत्यंत आवश्यकता ये भी हो जाती है कि जो सवाल हैं वो लिमिटेड टाइम क्योंकि इसमें मिलता है और समय सीमा काफ़ी कम है प्रीलिम्स की, खासतौर से अगर हम बात करें तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की कैसी हम तकनीक अपनाएं। राहिला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें कि वो अपना सारा का सारा सिलेबस भी कवर कर लें और जिन चीज़ों पर, खास तौर से वो टॉपिक्स जिन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय वो दें। जी सर, जैसे कि मैं बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट की, वही इन सारे कंपटीशन, वही IBPS, हर एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। IBPS, बैंकिंग, पीओ में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे की प्रीलिम्स की बात करूं तो क्वालिफाइंग लेवल है, 1 घंटे में ही आपको सारी चीज़ें कवर अप करनी है, 3 सब्जेक्ट्स आपको 1 घंटे में देने हैं। तो इसकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो होती है प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आप इसको अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। और प्रैक्टिस कैसे, उसका भी मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी प्रैक्टिसिंग का। एक तो ये कि आप पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा टॉपिक के बारे में बताऊंगी। सपोज़ कि रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताती हूँ आपको कि रीजनिंग में एक टॉपिक है सिलॉगिज्म। तो सिलॉगिज्म की प्रैक्टिस करते हैं कई बच्चे, सिलॉगिज्म कंप्लीट करके फिर वो अगले दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, पजल है या किसी अदर टॉपिक्स पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने सिलॉगिज्म टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो एटलीस्ट उसके आपको 250-300 क्वेश्चंस लगा लीजिए, बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट हो जाइए। कि सिलॉगिज्म का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि आप टाइम ले रहे हैं उसको सॉल्व करने में, आपको जैसी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड बनेगी। तो ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, जब आपने पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर ली, पूरी मैथ्स कंप्लीट कर ली, फिर आप मूव करेंगे इधर मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक का मतलब समझते होंगे बच्चे, आजकल तो ये बहुत ही उसमें है कि किसी भी एग्ज़ाम का जो एग्जैक्टली कॉपी करके हम जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर देते हैं उसको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो बच्चा मॉक टेस्ट के थ्रू वो प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा। और ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट लगाया, जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उतना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं एग्ज़ाम में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं बच्चों को यही सलाह दूंगी कि अगर उनकी तैयारी हो भी जाती है, अभी जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे, जैसे अभी IBPS का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने इनसे थोड़ा काउंसलिंग करके पूछा था, उनका रिव्यू लिया था। तो बच्चे ने कहा कि मैम हमारा रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया, ये हमारी गलती थी। तो बच्चों को मैं फोकस करवाना चाहूँगी कि मॉक पे भी ध्यान दें, मॉक ज़रूर सॉल्व करें। जितने ज़्यादा वो पेपर सॉल्व करेंगे उतना उनकी स्पीड की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऑनलाइन संसाधन, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आजकल अब हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही सुलभ है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इसके साथ ही काफ़ी सारी जो सामग्री है वो बच्चे ऑनलाइन खोज लेते हैं और उससे भी तैयारी करते हैं। तो आप क्या मानती हैं राहिला, ऑनलाइन संसाधन, ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने मददगार हैं बैंक पीओ की तैयारी के लिए? देखिए, ये आपने एक समुंदर की बात कर दी कि ऑनलाइन आज के टाइम पे वाकई में मैं कहूँगी एक समुंदर है, और जिसमें से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर,
और आपको चुनना है, कहीं आपके हाथ में पत्थर तो नहीं आ रहा है, या आपके हाथ में आपको सोना या अदर आपको ज्वेलरी जो क्या कहते हैं स्टोन्स चुनने हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, तो वही चुनना है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक देखना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से कैसे चैनल्स को आप चुन रहे हैं, कैसे आप रिसोर्सेज को चुन रहे हैं। ऑनलाइन का चयन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और इसी में आपको मैं थोड़ी चीज़ बताती हूँ। जैसे करंट अफेयर्स की बात है जी। अब करंट अफेयर्स का बच्चा क्या है, सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन में सारे चैनल्स अपने करंट अफेयर्स करवाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। और जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो बच्चे जो है वो उनका इतना पूरा रजिस्टर तैयार हो जाता है कि 1 महीने में उनकी इतनी मोटी रजिस्टर बनती है। मैंने कहा आप रिवाइज करते हैं कि नहीं मैम, टाइम नहीं मिल पाता, डेली तो इतना सारा करंट अफेयर हो जाता है। तो इसमें ऑनलाइन का सर इसमें ये रहता है कि अगर बच्चा चाहे तो उसमें फिर से यही कि लिमिटेड रिसोर्स रखेगा आपने, और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, जैसे मैं कहूँगी कि ये पता होता है कि बहुत एक्टर्स बहुत हैं पर फेमस कुछ ही होते हैं, ऐसे ही रिसोर्सेज बहुत है पर फेमस जो आपके पर्टिकुलर होते हैं वो कुछ ही होते हैं, उन पे ही रिलाई करें जो ऑथेंटिक सोर्स है। इधर उधर उसमें नहीं जाना चाहिए बच्चे को, और लिमिटेड रखिए, मैं बार बार कहूँगी। जी, हमने मॉक टेस्ट के बारे में जैसे आपने अभी बताया भी है, मॉक टेस्ट को क्या हम जो कोई हमने चैप्टर या जो भी टॉपिक हमने कवर कर लिया है उसके बाद देना ज़रूरी है, या फिर हम देखते हैं कि आपके जब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 चैप्टर्स हो जाएं तब दें, या हर एक चैप्टर के बाद में उसको रिवाइज करना ज़रूरी, या मॉक टेस्ट देना ज़रूरी रहेगा? देखिए, मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी भी 2 तरह की होती है, क्योंकि 2 तरह के होते हैं। एक मॉक टेस्ट का मतलब आप पूरा का पूरा एग्जाम कवर अप कर रहे हो IBPS PO का, बिल्कुल। और एक जो होता है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आप उस पर आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि 6-7 टॉपिक हो गए तब आप मॉक टेस्ट लगाइए, ये भी सर बेटर है। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना अच्छा है। आपको स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में मैं बता दूं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेशन होता है कि 25 में तो मैं तो 2 ही क्वेश्चन कर पाया, मेरा कंप्लीट नहीं है। नहीं बच्चों, अगर आपका 5-6 टॉपिक भी कंप्लीट हैं, पहले तो आप टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी। टॉपिक का मतलब ये कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, उसके बाद में अगर आप 6-7 भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आप मैथ्स के मॉक टेस्ट के ऊपर जा सकते हैं। आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम। जी जी। इसके साथ ही जो रीजनिंग और खासतौर से मैथमेटिक्स, मैथ्स के जो सवाल हैं, इसमें जैसा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में रीजनिंग की तैयारी और कौन से ऐसे खास टॉपिक आप बता सकते हैं मुख्य रूप से ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी देखिए, इसमें मैथ्स का और रीजनिंग ये सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने इंग्लिश तो पढ़ी होती है, जनरल स्टडीज़ पढ़ी होती है, पर मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स तो पढ़ी भी होती है, कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है इसमें। इसके अलावा रीजनिंग उनको नहीं पता होती, तो ये एक नई चीज़ होती है। बच्चा जब तैयारी करता है, लेकिन मैं एक बच्चे को बात बताना चाहूँगी कि बच्चा अगर रीजनिंग में तैयारी करके अगर अच्छी सी प्रैक्टिस करता है तो ये उसका एक ताकतवर होता है, इसमें ताकतवर पॉइंट होता है कि वो ऊपर रीजनिंग, इसके जो स्कोर है वो उसको काफ़ी ऊपर करेगा। बिल्कुल। और मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, और रीजनिंग में भी, इसमें वही टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। रीजनिंग के टॉपिक जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, सिलॉगिज्म वाला टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है, तो इनके आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और कई बच्चे जिनकी मैथ्स वीक होती है, बच्चा क्या कर रहा है कि वो मैथ्स ही नहीं पढ़ता है, उसको लगता है कि इंग्लिश है, जीए है हमारी, हम इससे अच्छा प्रीलिम्स में बात करूं तो जीए नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम में, रीजनिंग है, जे और आपका इंग्लिश है और मैथ्स है। मैथ्स को छोड़ देगा, सोचेगा कि मैं इंग्लिश और रीजनिंग से कर लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तीनों सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने हैं, क्योंकि हर साल जो है कंपटीशन आगे से आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अवेयर हो रहे हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ भी बहुत हाई जाने लगी है अब। तो इसलिए बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है और उसको सिर्फ फोकस रखना है। और मैथ्स है तो मैथ्स से भी डरना नहीं है, और इस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दूँ और उसके हिसाब से सॉल्व करूँ और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँ। जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी, और अभी आपने जैसा कि कहा कि बच्चे अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए आज के समय पे, और बहुत सारे
जो अभ्यर्थी हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, तो ज़्यादा ज़रूरी कि युद्ध स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता ज़रूर है। बिल्कुल। अंग्रेज़ी की बात करें, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, और इसका जो वेटेज रहता है काफ़ी रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की तकनीक और किस तरह से प्रैक्टिस किया जाए जिससे वो इस लैंग्वेज के इस पेपर को और उसमें आने वाले प्रश्नों को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सके? जी, इंग्लिश की बात करूं तो इसमें हमारे जो बच्चा है वो हिंदी मीडियम से भी होता है और अदर रीजनल मीडियम से भी होता है, और जो आपका नॉर्मल बोर्ड होता है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इंग्लिश में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है, और हिंदी मीडियम का बच्चा उसको लगता है कि नहीं, मुझसे इंग्लिश नहीं हो सकती। तो इन सब बच्चों के लिए मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताती हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो। इंग्लिश अच्छी करने के लिए मैक्सिमम जो है वो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। जैसे बचपन में अगर हम करते थे अपठित गद्यांश हिंदी में करते थे, तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, आधा घंटा। यहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर पूरा उसको गो थ्रू करना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितनी आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब आप पढ़ के आपको 30 सेकंड में पढ़ के समझना भी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। और ये चीज़ बच्चों को तभी आती है जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करता है। और रीडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रीड कर लीजिए, स्पेशली अगर नॉर्मल न्यूज़पेपर भी रीड करना चाहें तो आप वो भी रीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्या कहते हैं, नॉवेल्स वगैरह में इंटरेस्ट है, या आजकल सेल्फ हेल्प बुक हैं, तो सेल्फ हेल्प बुक से अभी पढ़ाई, मतलब नॉवल रीड करिए, और उससे आपकी रीडिंग की हैबिट इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हो गई रीडिंग की बात। और उसके अलावा जब आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग तो आपकी अच्छी है, आपको वोकैब में ध्यान देना पड़ेगा। वोकैब भी एक बच्चों का सर अलग से ही उनका खौफ होता है कि वोकैब कैसे करें। तो मैक्सिमम वोकैब का जो आपका स्ट्रैटेजी होती है वो इसमें है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप वोकैबलरी पहले उनको करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, नॉवेल्स पढ़ते रहेंगे, इससे बच्चे की वोकैबलरी धीरे अंडरलाइन करके, जो बचपन में बताया जाता था, जब बच्चा थोड़ा टीचर्स को नेग्लिजेंट उसमें लेता था कि क्या रे हो जाएगा, तो वही आज के टाइम पे चैलेंज हो जाता है। तो बच्चा जितना वोकैब आपका करेगा, उसको डेली गो थ्रू करेगा, तो उसके दिमाग में रह जाएंगे। और फिर मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कि एक एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी चीज़ें एग्जाम को सॉल्व कर सकता है। जी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें, या कहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं जैसा कि बता रहे थे आप भी। तो कौन सी ऐसी तकनीक इसमें हमें आजमानी चाहिए जिससे हमारा जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, ये कवर हो जाए? जी, जैसे कि अभी हमारा थोड़ी देर पहले आपका यही सवाल था, तो हम ऑनलाइन पे मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में चीज़ें बताई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ है बच्चों के बीच में, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते उनके बीच में भी, और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके बीच में। मैम, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, ये कैसे कवर अप करें? तो करंट अफेयर्स का जैसे फिर वही बात है कि ऑनलाइन एक समुंदर है, और आपको उसमें से प्रेशियस स्टोन, जो आपका ख़जाना है, वो ढूंढ के लाना है। तो इसमें रेलिवेंट सोर्स करिए। और एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने में अपना दिमाग, अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं। जी। मैं वेस्ट करना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है याली वीडियो देख ले, याली वीडियो देख ले। करंट अफेयर्स की वो दिन भर वीडियोस देखते हैं और वो रिवाइज नहीं करते। बच्चों से पूछा जाता है कि आप कितने टाइम तक पढ़ते हैं, तो कहते हैं हम 8 घंटे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप 8 घंटे में कितना क्या पढ़ रहे हैं, तो बताता कि मैम 4 घंटे तो हमने यूट्यूब की वीडियोज़ देख लिए, और उसके बाद 1 घंटा हमने मॉक टेस्ट दिया, और जो भी है। चलिए, यानी कि 8 में से आपने 4 घंटे, उसको मैं सेल्फ स्टडी नहीं कहूँगी, वो आपका स्टडी नहीं है, वो आपका टाइम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेन चीज़ है आपकी सेल्फ स्टडी का। तो जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात है, करंट अफेयर्स की बात है, तो बच्चा एक करंट अफेयर्स की मैगजीन के थ्रू भी कर सकता है, जो मंथली मैगजीन आती है जी। मंथली बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं अलग अलग, उनके थ्रू भी वो करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकता है। और अगर बच्चा ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है कि डेली करंट अफेयर्स करे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बही खाता तैयार कर ले, पूरा रजिस्टर भर ले, नहीं, कुछ पॉइंटर्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स जो बढ़िया चीज़ है, करंट अफेयर्स की जो तैयारी है, वो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि बहुत ही वास्ट होता है, इधर उधर से आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें अगर आप फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे, आप टेलीविज़न देखेंगे, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि आपके डेली न्यूज़ में ही आपको दिखाए जाते हैं, तो वो बच्चे के दिमाग में रहते हैं, उससे बच्चा कवर अप कर सकता है। बाकी मैंने बताया मंथली मैगजीन्स का 100 आपकी पॉइंटर्स बन गए, उनको 3
5-7 दिन के बेसिस पे आप रिवाइज करिए। जरूरी नहीं है कि फिर आप डेली मैम कितने क्या क्या रिवीजन करेंगे। बिल्कुल। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं इनकी क्या भूमिका रहती है इस एग्जाम में खास तौर से? जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम का एक बहुत ही हम कहेंगे मेन चीज़ है जिससे बच्चा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाता है, प्रॉपर तैयारी करता है। इसके बिना एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी रहती है। बैंकिंग पीओ के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, जैसा कि हर एग्ज़ाम में रखते हैं। ये बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि अभी पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था और इस बार कैसा आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ आपकी जितना भी बच्चा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इम्पोर्टेंस है। वो इसको बार बार रिवाइज करेगा। जैसे कि मैं बैंकिंग में रीजनिंग में भी मैं बच्चों को बताती हूँ, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में भी। तो आप पिछले एक किताब लेकर आइए जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हों और उसको आप करने बैठिए, उसको बार बार करिए। एक बार नहीं, एक बार से नहीं होता, बार बार करिए, वो टॉपिक्स करिए तो आपको एक दिमाग में आइडिया हो जाता है। ये पेपर कौन बनाता है? ये पेपर हमारे जितने भी आपके स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वही बनाते हैं। तो वो भी इंसान ही है, वो हर बार कितना चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो उनकी प्रॉपर जो है पैटर्न जो है वो है तो वो उसी में ही लेकर आएंगे। आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा गया है कि कई बार आगे चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे पर कुछ क्वेश्चंस का हम देखते हैं रेपिटेशन हो जाता है। तो बैंकिंग पीओ में भी हर एग्जाम की तरह आपका PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राहिला, आप क्या देखती हैं जो सामान्य रूप से गलतियां बच्चे करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, समय सीमा भी कम है, तो कौन सी ऐसी सामान्य गलतियां आप देखती हैं मुख्य रूप से जो बच्चे करते हैं और इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे टाला जा सकता है? देखिए, गलतियों पे मैं बच्चों का आजकल का जो क्राइटेरिया है वो बताना चाहूँगी। आजकल की जनरेशन को हर चीज़ बहुत इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ बहुत क्विक चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लॉन्ग वीडियो से बिल्कुल रील वर्ड में आ चुके हैं जिसमें जो वीडियो 30 सेकंड्स में पूरा मैटर कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसे ही जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो इसके साथ भी जैसे कोई बच्चा तैयारी करने लगता है कि वो चाहता है कि फटाफट से सब कुछ हो जाए। यही सर आपके सवाल का है कि बच्चा आजकल जल्दी तैयारी के चक्कर में वो जो मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उसको ध्यान नहीं रखता है। बच्चे को क्या है कि ये टॉपिक फटाफट से हो गया, चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं, ये टॉपिक ख़त्म कर लिया, ये नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सब्जेक्ट रीजनिंग हुआ नहीं, मैथ्स भी कर लेता हूं। तो बच्चे का क्या है कि एक सब्जेक्ट पे फोकस पूरा नहीं करता, वो दूसरे पे मूव करने चला जाता है। फिर दूसरे से मैथ्स पढ़ ली, बोर होने लगा, तीसरे पे चला गया। तो ऐसे करके एक भी सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जी, इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? इंटरव्यू के लिए देखिए सर, इसमें इंटरव्यू के लिए बच्चों का जब वो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके आता है तो नॉलेज अच्छी खासी है, तो नॉलेज से इसमें इंटरव्यू से मैटर नहीं करता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैटर करता है। उसकी जितनी भी अच्छी उसमें आजकल जितने भी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका पहनने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ मैनेज करके उसको इंटरव्यू प्रॉपर प्रेजेंटेबल तरीके से बेसिकली इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। और वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि जैसा भी जवाब हो वो कॉन्फिडेंस के साथ दे। तो एक रेगुलर मतलब जैसे वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने इस पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो। जी, आप हमारी करियर एक्सपर्ट हैं तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अभ्यर्थियों के लिए कुछ टिप्स जरूर दें इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, एक्चुअली जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। अब ऐसा नहीं है कि दिल से पढ़ाई से दिल भर गया या IBPS PO कर लिया, PO में नहीं लग रहा, चलो SSC की तरफ बढ़ते हैं, या SSC का नहीं हो गया, चलो अब PCS का तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो फोकस स्टडी करे, बहुत फोकस होकर के, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। मान लीजिए किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपको फ़ौरन चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चे आजकल क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं।
रिजल्ट पे फोकस ना करके वो प्रोसेस पे फोकस करें। फोकस ऑन योर प्रोसेस, इसमें कितनी मेहनत लगेगी इस पे आप फोकस करिए। और कंसिस्टेंट रहिए बच्चे कि तैयारी जो भी कर रहे हैं दिल लगा के तैयारी करें। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है आजकल के दौर में, तो वो स्मार्ट वर्क भी करें, इसके हिसाब से बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। जी, और यही बातें हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा से ही बच्चों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहते हैं कि आप सेलेक्टिव स्टडी ज़रूर करें, एक टारगेट फिक्स करें और उसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ में तैयारी करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। राहिला, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने बैंक पीओ परीक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, यह था आज का हमारा कार्यक्रम मंजिल, जिसमें आज हमने बैंक पीओ की परीक्षा पर बातचीत की। आशा करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मिली होगी। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।